हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और 2 को सॉल्व किए थे। वहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे व्हाट इज़ NAP, ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ NAP। अगर ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें कहीं भी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसको जब आप पढ़ोगे तो यहाँ से एक नंबर का लिस्ट निकल के आएगा, बताना है कि वह AP बनाता है कि नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50 रुपीज़ फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर्स। मतलब आपको एक कुआं खुदवाना है, 1 मीटर खुदाई की कॉस्ट यानी कि कीमत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की कॉस्ट यानी कि कीमत 50 रुपया से बढ़ते जाता है। तो यहाँ से बताना है कि प्रत्येक मीटर खुदाई का जो कॉस्ट है वह AP बनाता है कि नहीं। तो नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल अच्छे से डायग्राम के साथ इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करके देखेंगे कि यहाँ से जो नंबर्स का लिस्ट निकल के आएगा वह AP बनाता है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि यह एक कुआं है जो आपको खुदाई करवाना है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट 1 मीटर का खुदाई का जो कॉस्ट होगा, जो कीमत होगा, वह आपको 150 रुपया देना होगा। उसके बाद से जैसे जैसे आप नीचे की ओर आते जाओगे, हर एक मीटर खुदाई का जो कॉस्ट होगा सिर्फ 50-50 रुपया से बढ़ेगा। यानी ये जो नेक्स्ट मीटर होगा उसके लिए 50 रुपया, नेक्स्ट मीटर होगा उसके लिए 50 रुपया, और ये इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। यानी जो पहला मीटर होगा उसके लिए आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 2 मीटर तक खुदवाते हो तो पहले 1 मीटर का आपको 150 रुपया और नेक्स्ट 1 मीटर का 50 रुपया, यानी 2 मीटर का आपको कितना देना होगा, 200 रुपया देना होगा। अगर आप 3 मीटर खुदवाते हो तो पहले 1 मीटर का 150 रुपया और जो नेक्स्ट 2 मीटर है उसके लिए आपको 50-50 रुपया देना होगा। यानी 3 मीटर का जो खुदाई का जो कॉस्ट होगा वह आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रत्येक मीटर का खुदाई का जो कॉस्ट आ रहा है उसको अगर यहाँ पे आप लिखो तो पहले मीटर का खुदाई का कॉस्ट 150, दूसरे मीटर का 200, तीसरे मीटर का 250 और ये इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। अगर आप इस सीक्वेंस को, इस नंबर्स के लिस्ट को अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओ तो 50 जोड़ने से हर अगला वाला टर्म आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यानी अगर आप 250 में 50 जोड़ो तो यहाँ पे 300 आएगा। ये 300 क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि 4 मीटर तक अगर आप कुआं खुदवाते हो तो आपको टोटल 300 रुपया देना पड़ेगा। राइट, यानी ये जो नंबर का ये जो लिस्ट निकल के आया है यह AP के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है यह AP में होगा। तो स्टेटमेंट क्या बोलोगे? यस, इट इज फॉर्मिंग इन AP बिकॉज इच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 50 इन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब 10,000 रुपये की राशि किसी बैंक अकाउंट में 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा कराया जाता है। तो हर साल का जो अमाउंट निकल के आ रहा है बताना है कि वह AP बनाता है कि नहीं। ठीक है, तो आपने क्लास 8 में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का एक फार्मूला होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और प्रत्येक वर्ष का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि वह AP में है कि नहीं। तो सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे जो फार्मूला होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? A = P × 1 + R/100 का पावर n। ये मतलब अमाउंट होता है,
P मतलब प्रिंसिपल होता है, R मतलब रेट होता है और N टाइम होता है। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग प्रत्येक वर्ष के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि वह AP में है कि नहीं। ठीक है, तो अब पहले वर्ष का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, इसको A1 मान लेते हैं। तो P इज इक्वल टू 10,000, R इज इक्वल टू 8% और N इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले वर्ष का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 का पावर N के प्लेस पे 1 रख देंगे। तो 10,000 इंटू 108 बाई 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू 10800 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पहले वर्ष का अमाउंट है। ठीक है, तो अब दूसरे वर्ष का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, इसको A2 मान लेते हैं। तो P इज इक्वल टू 10,000, R इज इक्वल टू 8% और N इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दूसरे वर्ष का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी फार्मूला यूज़ कर लेंगे। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। तो A2 क्या हो जाएगा? A2 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 इंटू 108 बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10,000 हो जाएगा इंटू 108 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 हो जाएगा, और इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास A2 का जो वैल्यू है यह इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 11664 निकल के आ जाएगा। ये A2 का वैल्यू है। ठीक है, अब तीसरे वर्ष का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, यानी अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर, इसको A3 मान लेते हैं। तो P इज इक्वल टू 10,000, R इज इक्वल टू 8% और N इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग तीसरे वर्ष का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। तो A3 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 का पावर N के प्लेस पे 3 रख लो। तो 10,000 इंटू 108 बाई 100 इसका क्यूब हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू, इसको आप 108 इंटू 108 इंटू 108 लिखोगे, और इस 100 को 100 इंटू 100 इंटू 100 लिखोगे। ठीक है, तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करोगे तो जो A3 का वैल्यू है वो आपके पास 12597.12 निकल के आने वाला है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे जो भी हम लोग प्रत्येक वर्ष का अमाउंट A1, A2, A3 मान के कैलकुलेट किए हैं, इसको लिखते हैं और देखते हैं कि यह AP बना रहा है कि नहीं। जो प्रत्येक वर्ष का अमाउंट था उसको हम लोग A1, A2, A3 डॉट डॉट से डिनोट किए थे। ठीक है, A1 का वैल्यू कितना आया था? A1 का वैल्यू आपके पास 10800 निकल के आया था। A2 का वैल्यू 11664 निकल के आया था। A3 का वैल्यू 12597.12 निकल गया था, और ये इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो ये AP में कब होगा? जब दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वह सेम आ जाए। लेकिन जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ पे आपके पास 864 निकल के आएगा, और जब इसको घटाओगे तो 933.12 निकल के आएगा। यानी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वह अलग अलग है, सेम नहीं आ रहा है, यानी यह AP में नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे स्टेटमेंट? नो, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग इन AP बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म इज डिफरेंट। मतलब दो टर्म्स के बीच का जो अंतर है वह समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।